इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत शुक्रिया शोभना। जानकारी लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 20 अक्टूबर को आएगा फैसला। अगले 4 दिन छुट्टियां हैं और ऐसे में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार के बाद अब 20 अक्टूबर मतलब दिन बुधवार का, और बुधवार को अब 6 दिन के बाद आर्यन खान की जमानत याचिका पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 20 अक्टूबर तक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 अक्टूबर मतलब 6 दिन। तो 6 दिन तक आर्यन खान को अब आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सुनवाई हुई, सुनवाई 2 दिन चली। अब अगले 6 दिन जेल में ही गुजारेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को जब अदालत खुलेगी, उसके बाद आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला आएगा। आर्यन के खिलाफ एनसीबी ने दलीलें जो रखी वो बेहद सख्त दलीलें रखी गई एनसीबी की तरफ से। और आर्थर रोड जेल जहां आर्यन खान अंदर मौजूद हैं, वहीं जेल परिसर के बाहर से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सेशंस कोर्ट जहां पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं हमारे साथ मृत्युंजय मौजूद है और उनके साथ वकील मौजूद है। मृत्युंजय बुला रहे हैं। मृत्युंजय, मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ देशमुख जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे कि आपने किन बातों को पक्ष यहाँ पर रखा मुनमुन धमेचा के बिहाफ से। देखिए, जहाँ तक मुनमुन धमेचा की बात है, उनके केस की बात है, सबसे पहले तो मैंने बेल एप्लीकेशन में प्रेयर जो पुटअप किया था, जो मेरी मांग थी वो यही थी कि सबसे पहले मुनमुन को रिलीज़ किया जाए बेल पे। और दूसरी चीज़ ये, जो बेल एप्लीकेशन है उसको बाकी सारे आरोपियों से अलग सुना जाए, क्योंकि शुरू से एनसीबी ये ट्राई कर रही है पुटअप करने के लिए, ये प्रूव करना चाह रही है कि ये सबके सब कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो प्रूव क्यों नहीं कर पा रही है एनसीबी कि मुनमुन धमेचा किसी से कनेक्टेड है? ना मुनमुन धमेचा आरोपी नंबर 1 और 2 से कनेक्टेड है, ना वो किसी और आरोपियों से कनेक्टेड है। तो इसीलिए सेक्शन 29 जो इन पे कॉन्स्पिरेसी का जो लगाया हुआ है, इन पे और सब पे, वो कैसे प्रूव कर रही है एनसीबी? क्योंकि एनसीबी के पास इसके खिलाफ इसके सपोर्ट में कोई चीज़ नहीं है रिकॉर्ड पे। तो अभी 20 तारीख तक का समय दिया गया है, वजह क्या है इतना डिले होने की? और निश्चित तौर पर तब तक आपके क्लाइंट को जेल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, फॉर्चुनेट है वो लोग जो छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं 5 दिन की, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो है जो अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारे केस में ये लोग हैं। तो आपका सवाल? देखिए काशिफ, आपने कहा था एक चैट्स का भी जिक्र किया कोर्ट में, आखिर वो चैट क्या था? क्योंकि अरबाज और आर्यन के चैट्स को लेकर ही सारा कुछ किया गया है। देखिए, जहाँ तक चैट्स की बात है, अगर मैं किसी एक इंसान को बोलूँ कि क्या तू गांजा मारता है, क्या तू चरस मारता है, मैं अगर किसी से मजाक में बात करूँ कि तू आर यू स्मोकिंग, आर यू हाई, तो क्या उसका मतलब ये होगा कि उसको इंसान को पकड़ के अरेस्ट कर दिया जाएगा? तो ये व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे किसको अरेस्ट करना है, इट्स कंप्लीटली बोगस, इट्स नॉट रेलेवेंट। बिल्कुल। देखिए, अली काशिफ देशमुख है जो कि मुनमुन धमेचा के वकील है, उनका कहना है कि चैट पर, व्हाट्सएप चैट को आधार नहीं बनाया जा सकता। आप किसी से हंसी मजाक या किसी अन्य संदर्भ में भी ड्रग्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो उसे आधार नहीं बनाना चाहिए। और इनके क्लाइंट का ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई ड्रग्स नहीं मिला, और साथ ही साथ आर्यन खान या अरबाज से सीधा कनेक्शन नहीं है। तो ये दलील दी है और इसी आधार पर यहाँ पर उन्होंने प्रेयर रखी हुई अपनी। इनका भी जो पूरा मामला है वो सभी की सुनवाई जो है 20 तारीख को होगी। जी रोमाना। बिल्कुल मृत्युंजय, मुझे लगता है एक बार वो दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनके लिए हम ये खबर समाप्त कर देते हैं कि आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, अभी जेल में ही रहेंगे। जमानत याचिका पर आर्यन खान की सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि कल से अदालत में छुट्टियां हैं 19 अक्टूबर तक, और अब 20 अक्टूबर को फैसला आएगा जमानत याचिका को लेकर। लेकिन इस बीच मृत्युंजय सिंह, जिस तरीके से दलीलें आज एनसीबी की तरफ से रखी गई, क्या लग रहा है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आर्यन खान के लिए? बिल्कुल रोमाना, देखिए इसमें हमें 2 पहलुओं पर ध्यान देना होगा। एक तो पहले हम बात कर लेते हैं आर्यन खान के फेवर में जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, आर्यन खान के फेवर में चीज़ें जाती है कि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण आधार बनता है। और जो दलील दी जा रही है कि अन्य लोगों से कनेक्टेड नहीं है, जो कि आर्यन खान के वकील का कहना है। लेकिन एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन उसका दोस्त जो अरबाज मर्चेंट है उसके पास ड्रग्स मिला है। ये दोनों साथ में क्रूज पर आए थे, इन दोनों के व्हाट्सएप चैट हैं, और कहीं ना कहीं इन जो सबूत
सबूत हैं, एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है कि ये दोनों बाकायदा क्रूज पर ड्रग्स लेने वाले थे, और सिर्फ न केवल लेने वाले थे बल्कि इतनी ज़्यादा मात्रा में, बल्क क्वांटिटी में ये ड्रग्स था कि वो अन्य लोगों को भी ड्रग्स वितरित करने वाले थे। कहीं ना कहीं ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है, इसीलिए एनडीपीएस की धारा 29 लगाई गई है, और इसी धारा 29 के चलते इसमें मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक व्हाट्सएप चैट जो है उसमें आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि ये व्हाट्सएप चैट 2019 से 2021 का है, जिसमें यह समझ में आ रहा है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग का हो सकता है। और आपको बता दें कि एनसीबी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को बाकायदा लिखकर जांच में सहयोग की मांग की है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इसमें इंटरवीन करके जानकारी इकट्ठा कराए, ताकि ये जो इंटरनेशनल रैकेट है इसका भंडाफोड़ किया जा सके। इसीलिए जमानत अर्जी का विरोध कर रही है। हमारे साथ सूरज है। सूरज, मुख्य बिंदु बताएं, आर्यन के फेवर में क्या बातें जा रही हैं और आर्यन के खिलाफ क्या बातें जा रही हैं? देखिए, जो आर्यन के खिलाफ बातें जा रही हैं वो यही है कि व्हाट्सएप चैट, क्योंकि एनसीबी शुरुआत से ही कह रही है कि इन्हें व्हाट्सएप चैट मिला है, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है। इसके बाद अरबाज ने भी बताया है कि किस तरह से दोनों ड्रग्स पिया करते थे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो उनके फेवर में नहीं जा रही हैं। उनके फेवर में बात जा रही है तो ये है कि उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला है। आप ध्यान दीजिए, उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला है। एनसीबी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स और व्हाट्सएप चैट्स पर रिलाई कर रही है, क्योंकि उसी व्हाट्सएप जो एनसीबी का दावा है कि पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई, हमने ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। तो पूछताछ के आधार पर और जो व्हाट्सएप के आधार पर ही एनसीबी का ये केस फिलहाल तो माना जा रहा है। रोमाना, आपको बता दें कि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक है फोन और एक है बाकायदा कबूलनामा। हमारे साथ वकील हैं अलीशा जी, बताएं कि आपने अपने वकील की तरफ से क्या पॉइंट रखा अपने कोर्ट में और किन बातों का जिक्र आपने किया? सर, हमने कोर्ट में यही पॉइंट रखा है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन द व्हाट्सएप चैट्स। ऐसा कोई इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग या ट्रेड नहीं है। एंड जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन सीज़ किया या उनके चैट से, सर अगर आप पंचनामा भी देखें वहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमने फ़ोन दिया है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने फ़ोन सीज़ किया, कि वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टू शो कि आपने फ़ोन सीज़ किया है? इट इज़ अ सस्पिशियस चैट सर, मतलब जो भी है, वी डू नॉट बिलीव ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट हैज़ बीन गिवन। अलीशा, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि अरबाज का व्हाट्सएप चैट है और उसके बाद आर्यन का भी व्हाट्सएप चैट है, अरबाज के पास से ड्रग्स मिला है, तो आखिर आप किस ग्राउंड्स पर बेल की बात कर रहे हैं और जज ने क्या ऑब्जर्व किया? सर, मैं वापस वही बोली हूँ कि ये स्टेज नहीं है व्हाट्सएप चैट के अंदर जाने का। एंड फर्स्ट थिंग, ये हमारा ही व्हाट्सएप चैट है, वो तो उन्होंने प्रूव नहीं किया, बिकॉज अगेन फ़ोन सीज़ किया है तो कहाँ से किया है? वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टू शो कि आपने हमसे फ़ोन सीज़ किया है? तो व्हाट्सएप चैट के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते। पंचनामा के हिसाब से आपने हमसे 6 ग्राम रिकवर किया है, विच वाज फॉर कंजम्पशन। पनिशमेंट इज अगेन अप टू 6 मंथ्स। और जो कबूलनामा की बात की जा रही है उसको आप लोग ने रिट्रैक्ट किया है, वो बातें आप कोर्ट में कर रही हैं? सर, अगेन अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर, दीज कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। सो कबूलनामा का कोई बात ही नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रुमाना, हम दो बातें बता रहे थे, वही जिक्र कर रहे थे जो वकील ने कहा कि देखिए, एक तो इनका फ़ोन लिया गया है, तो जिस पर इनके वकीलों का, आर्यन खान के वकीलों का कहना है कि फ़ोन को जबरन सीज किया गया है, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वो फ़ोन नहीं दिया गया, आर्यन खान का फ़ोन नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये कबूलनामा, उस समय एनसीबी का दावा था कि इन्होंने कबूलनामा दिया है और कबूलनामे में इन्होंने स्वीकार किया है कि ये ड्रग्स क्रूज पर लेने वाले थे। लेकिन यहाँ इन्होंने कोर्ट में वकीलों का कहना है कि ये बयान वो रिट्रैक्ट करते हैं। ये बयान किस तरीके से एनसीबी ने लिया उसे समझा जा सकता है, इस प्रकार का दलील यहाँ पर कोर्ट में दिया गया है। रोमाना, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, जल्दी से जरा जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं और जरा जितेंद्र से एक अपडेट ले लेते हैं। तो अब तो ये क्लियर है, अब तो 20 अक्टूबर तक इसी आर्थर रोड जेल के भीतर ही रहना होगा आर्यन खान को। जी हाँ रोमाना, आर्थर रोड जेल में बीते शनिवार को यहाँ पर आए थे आर्यन खान और उनके साथियों के साथ, जिन्हें की जुडिशियल कस्टडी हुई थी। एनसीबी कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था। पहले उन्हें यहाँ पर आइसोलेशन सेल में रखा गया, क्योंकि जेल के नियमों के मुताबिक जब भी किसी को लाया जाता है तो उसको शुरुआत के कुछ दिन आइसोलेशन सेल में रखते हैं, फिर उसके बाद कोविड जांच होती है। तो आज ही बताया जा रहा है कि उनकी कोविड जांच की रिपोर्ट आई है और उसमें वो नेगेटिव पाए गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया ये होगी कि उन्हें जनरल वार्ड में, मतलब कि बाकी के कैदियों के साथ में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और 20 तारीख को अगर उन्हें जमानत मिलती है, उस स्थिति में अगर 5 बजे के पहले यहाँ पर एक जेल के दरवाजे के बाहर एक बेल बॉक्स लगा हुआ है, उस बेल बॉक्स में अगर अदालती आदेश को डाल दिया जाता है तो 20 तारीख को वो जेल से बाहर आ सकते हैं। और अगर उस दिन भी उन्हें जमानत नहीं मिलती है, अदालत अगर उनकी जमानत अर्जी खारिज कर देती है, तो फिर बचाव पक्ष के वकीलों को, यानी उनके वकीलों के सामने विकल्प होगा बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि 20 तारीख के पहले पहले वो इस जेल से बाहर निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। कल दशहरे का दिन है, उसके बाद शनिवार को छुट्टी घोषित की गई है, रविवार वीकली ऑफ है, सोमवार को फिर छुट्टी घोषित की गई है और मंगलवार को ईद ए मिलाद की छुट्टी है। तो इस तरह से
से अब अगली सुनवाई जो है वो बुधवार के दिन ही होने वाली है और बुधवार के बाद ही पता चल सकेगा कि आर्यन खान इस जेल से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। और सूत्र क्या बता रहे हैं जितेंद्र दीक्षित, किस तरीके से बेसब्री में आर्यन खान वक्त गुजार रहे थे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जब उन्हें बीते शनिवार को यहाँ पर लाया गया, एनसीबी के अधिकारियों ने सुपुर्द किया जेल अथॉरिटीज़ के, तो शुरुआत में जो है उन्हें काफ़ी वो रिलक्टेंट थे जेल की जिस तरह की लाइफस्टाइल है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, जिस तरह के यहाँ के नियम कानून है, क्योंकि यहाँ पर सुबह 6 बजे ही उठ जाना पड़ता है। सुबह का नाश्ता भी जो है सुबह जल्दी दिया जाता है, दोपहर का खाना जो है करीब 12 बजे तक दे दिया जाता है और शाम का खाना जो है 4 बजे के आसपास दिया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शुरुआत के वक्त जो 2-3 दिन थे उसमें आर्यन खान को जेल की लाइफस्टाइल से एडजस्ट करने में काफ़ी वक्त लगा और उन्हें उनके साथ वे कुछ कपड़े लेकर आए थे, वो घर के कपड़े यहाँ पर पहन रहे हैं, साथ में उन्हें एक चादर दी गई है जेल के अंदर सोने के लिए, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जेल की कैंटीन से कुछ कूपन्स लिए, अगर आप कैश देते हैं जेल में तो यहाँ पर कूपन सिस्टम जेल में चलता है, उसके बदले में आपको कूपन दिए जाते हैं, तो उन कूपन्स के जरिए उन्होंने कुछ बिस्किट्स और कुछ वेफर्स उन्होंने खरीदे हैं, कुछ ईटेबल्स खरीदे हैं और वो ये खाते हैं। लेकिन इसके अलावा शुरुआत में जैसा कि बताया जा रहा था कि वो जेल का खाना नहीं खा रहे हैं, तो अब जानकारी जैसी मिल रही है कि उन्होंने एडजस्ट कर लिया और जेल में जो भी खाना उन्हें दिया जाता है वो जेल का खाना भी खा रहे हैं। लेकिन उनकी ये लाइफस्टाइल जो है जेल वाली वो 20 तारीख तक जो है ऐसे ही चलेगी। 20 तारीख को अगर उन्हें जमानत मिलती है तो फिर वो बाहर आ सकते हैं, अगर जमानत खारिज होती है तो फिर सबसे बड़ी खबर है 20 अक्टूबर तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। 20 अक्टूबर को निचली अदालत अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त कानून के बड़े जानकार सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूं सर कि एनसीबी की तरफ से जो दलीलें अदालत में रखी गई हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट को वो आधार बना रही है, जिसमें जो कबूलनामे हैं उनको वो आधार बना रही है और साथ ही साथ जो पूछताछ में जानकारी एनसीबी के हाथ लगी है उसे वो आधार बना रही है, ये कितना पुख्ता सबूत, कितना पुख्ता आधार रहने वाला है इस केस में? रोमाना जी, जो सबसे पहली बात है कि कबूलनामा, अगर आपको पता हो कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट आई है जिसमें कहा है कि सेक्शन 67 के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल नहीं है। तो कोई भी अगर किसी और खुद का या किसी को अक्यूज्ड का कोई भी स्टेटमेंट अगर है वो माना नहीं जाएगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, रिकवरी या तो फिजिकल रिकवरी होती है या फिजिकल पोजेशन होता है या कॉन्शियस पोजेशन होता है। इस वाली स्थिति में ना ही तो फिजिकल पोजेशन की कोई बात कही गई है जितना मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, और ना ही कोई कॉन्शियस पोजेशन की है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात रोमाना जी है कि जो एनडीपीएस एक्ट है वो पेडलर्स, ट्रैफिकर और ड्रग कार्टेल के विरोध में है। ड्रग कंजम्पशन के लिए सहानुभूति रखी गई है पार्लियामेंट ने जब ये लेजिस्लेटर ने जब ये स्टैट्यूट बनाया था जी। आप ये देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक की या 1 साल तक की सजा है, बेलेबल ऑफेंस है। मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आई। लेकिन आप जो दलील आप यहाँ पर जिस तरीके से बात रख रहे हैं सर, अगर एनसीबी की अभी तक की कार्रवाई देखी जाए, मेरे ख्याल से मृत्युंजय बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि वो लगातार कवर कर रहे हैं। मृत्युंजय, यहाँ तो आर्यन खान सीधे सीधे आरोपी है ना, उसको पीड़ित नहीं बल्कि एनसीबी की तरफ से अदालत में जो दलीलें रखी जा रही है उसको तो अंतरराष्ट्रीय साजिश, ड्रग्स रैकेट बड़ा, उसका हिस्सा बनाकर बात कर रही है ना अपनी एनसीबी। मैं सही कह रही हूं ना मृत्युंजय? बिल्कुल, निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए इसमें इस पूरे क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान नंबर 1 अक्यूज है। नंबर 1 अक्यूज है। सिर्फ ये ग्राउंड की उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि उनके कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा वो नहीं है। यहाँ पर एनसीबी ये बताना चाहती है कि ये जो 15-20 लोग हैं उनको एक इंडिविजुअल केस ना देखे कि ये क्रूज पर जा रहे थे और कुछ लोगों के पास ड्रग्स मिला और उनको बाकायदा एक एक व्यक्ति को पकड़कर कार्रवाई की गई। यहाँ पर साजिश ये नजर आई कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ये दोनों साथ में क्रूज तक पहुंचे
पहुंचे, दोनों को साथ में निमंत्रण था, दोनों ने साथ में क्रूज की तरफ कदम बढ़ाया और जब जांच की गई तो वहां खुद अरबाज ने कबूल किया कि उनके जूतों में एक चरस है और चरस पाया गया और दोनों ने कबूलनामा दिया कि हम दोनों इस ड्रग्स का सेवन इस क्रूज पर करने वाले थे। साथ ही साथ और भी जब उनके चैट खोले गए तो ये पता चला कि इन्होंने बल्क क्वांटिटी में हार्ड ड्रग्स की बात की है। ये जो एनसीबी के शब्दों में हार्ड ड्रग्स है, आप ये मानिए कि बेहद गंभीर मामला है। और ये हार्ड ड्रग्स कहाँ से आने वाले थे? अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कोई ड्रग्स ला रहा है तो खुद तो वो कंज्यूम नहीं करेंगे। एनसीबी का मानना है कि ये ड्रग्स वो अन्य लोगों के बीच भी वितरित करने वाले थे, अन्य लोगों को भी देने वाले थे। यानी यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी आती है, यहाँ पर एनडीपीएस की धारा 29 आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर आर्यन खान को सिर्फ इसलिए कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि उसके पास ड्रग्स नहीं मिला, इसलिए क्योंकि ये पूरी साजिश का हिस्सा है, ये तमाम लोग एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और महत्वपूर्ण बात है कि ड्रग्स आ कहाँ से रहा था, इसके लिए यहाँ एनसीबी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है, जानकारी साझा की है और वहाँ से जानकारी मांगी है किसी व्यक्ति के बारे में जो विदेश में बैठा हुआ है और जिसके जरिए ड्रग्स आ रहा था। यहाँ एनसीबी ने आज कोर्ट में यह भी कहा कि हमारे अधिकारी घायल भी हुए हैं। इस प्रकार के ड्रग्स मामलों का खुलासा करने में हमें देश के युवाओं को बचाना है, देश को युवा जो इसमें फंसते जा रहे हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर ये जमानत का विरोध कर रही थी एनसीबी पुरजोर तरीके से। अब जरा जान लेते हैं विकास जी, आपने एनसीबी का स्टैंड सुन लिया, जिस तरीके से अपनी दलीलें रखी एनसीबी ने, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। तो सर फिर इन हालात में जो एनसीबी दलीलें रख रही है, ड्रग्स मिलना न मिलना, फिजिकल पोजेशन ड्रग्स का, वो तो फिर बेमानी हो जाता है। मामला तो और संगीन जो एनसीबी की तरफ से बताया गया अदालत में। रुमाना जी, अगर आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती के केस में भी 27 कैपिटल ए लगा करके, जिससे कि आप उसे एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस बना सकें, एनसीबी ने लगाया था। दे हैड एग ऑन देयर फेस कि आपने उस 27 ए में रिया चक्रवर्ती को कहा कि आप इलिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जबकि वो एक पर्सनल कंजम्पशन का केस था। अगर इस केस में भी ज्यादा से ज्यादा अपराध अगर माना जाए आर्यन खान का, तो वो एक पर्सनल कंजम्पशन का केस हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी टर्म है, लूज टर्म है, जिसको प्रोसिक्यूशन बहुत ही गैर जिम्मेदारा तरीके से सारे क्रिमिनल केसेस में इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि मेयर डिस्कशन ऑफ ए प्लान इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्पिरेसी। अगर आप किसी से बातचीत भी करें तो भी वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आपको हर अक्यूज का एक रोल एस्क्राइब करना होता है। जब जिस वक्त ये अरेस्ट करते हैं और बेल की बातें करते हैं, सिर्फ सेक्शन लगा देते हैं और मटेरियल एविडेंस ना होने के बाद, जिस तरह से एक बहुत बड़ी अटकलें लगाई गई थी रिया चक्रवर्ती के समय में भी कि सेशंस कोर्ट में उनको बेल खारिज हो गई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बेल दी थी, इसी तरह से ज्यादा रुमाना जी ये एक पर्सनल कंजम्पशन का केस जरूर बन सकता है अगर उन्होंने कंज्यूम किया है। ट्रैफिकिंग या कॉन्स्पिरेसी। विकास जी, मैं एक चीज की क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ सर, कि भाई जो आरोप एनसीबी की तरफ से दलीलों के जरिए अदालत के सामने रखे जा रहे हैं, उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा एनसीबी को। और प्रूफ करने के लिए जो एनसीबी, एक तो कबूलनामा जो आप कह रहे हैं, चाहे अक्यूज का हो या को अक्यूज का हो, वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज जो यहां पर निकल कर आ रही है, जो एनसीबी अदालत को बता रही है अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, वो व्हाट्सएप चैट है। सर, व्हाट्सएप चैट ये एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा तब, जबकि पंचनामा में फोन सीज करने की बात नहीं लिखी है एनसीबी ने। ये भी एक टेक्निकल पेंच है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए आपके जो संवाददाता हैं वो जानते हैं कि अगर अक्यूज से ही आप 65B का सर्टिफिकेट मांगेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। और अगर बात ये हुई है कि जितना उसमें पंचनामे में मैंने डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि पंचनामे में फोन इंक्लूडेड है या नहीं है, और अगर पंचनामे में फोन इंक्लूडेड नहीं भी है रुमाना जी, अगर वो बाद में भी लिया गया है तो उस चीज को नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, बेल के टाइम पे धाराओं के बेसिस पे, सेक्शन के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन ड्रग्स के केसेस में बेल अपोज करता है। उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आप ये समझिए कि कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें या 27A की बात करें, तो आप उसमें 37(1)(b) 1 और 2 जो एनडीपीएस का सेक्शंस हैं, जो बेल के अपने आप सेक्शंस हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसलिए बेल प्रोविजन बहुत मुश्किल हो जाता है। 439 जो सीआरपीसी का है उससे हट करके ये चीज आ जाती है।
ठीक है। लेकिन ये तो बात की बात आती है कि आप अपने केस को प्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेल के टाइम एक ऑब्स्टिकल लगाने के लिए, एक हर्डल क्रिएट करने के लिए कि डिफेंस उस हर्डल को क्रॉस कर पाए या ना कर पाए, ये प्रोसिक्यूशन गैर जिम्मेदारा तरीके से खाली आर्यन खान के केस में नहीं, रिया चक्रवर्ती में ही नहीं, बहुत सारे एनडीपीएस के मैटर्स में प्रोसिक्यूशन धाराओं के बेसिस पे बेल को अपोज करता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मामले को उलझाने के लिए ये एक तकनीक होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि उसमें ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाएं जिसमें मामला थोड़ा पेचीदा बना दिया जाए। आप यहां पर रिया चक्रवर्ती का जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है जितेंद्र दीक्षित को इस पर आना चाहिए। जितेंद्र, ये तो एक वैलिड पॉइंट है जहां पर विकास गुप्ता ने उठाया कि साहब रिया चक्रवर्ती का आप मामला देखिए, किस तरीके से हाई प्रोफाइल मामला था, वहां पर 27 कैपिटल ए लगाया गया था, इलिसिट फाइनेंसिंग का मामला, लेकिन हासिल तो वाकई में कुछ नहीं हुआ उसमें। अपना सवाल दोहराएंगी रोमाना? रिया चक्रवर्ती का मामला, वो भी इसी तरीके से हाई प्रोफाइल मामला था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जितना शोर शराबा हो हल्ला मचा, उसके बाद वो कहते हैं ना कि निकला तो कुछ नहीं खास, रिया चक्रवर्ती तो बाहर ही है, सलाखों के पीछे तो कोई भी नहीं है। तो क्या ये मामला भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ऐसे सवाल हैं लोगों के मन। देखिए रोमाना, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए स्पष्ट तौर पर आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के मामले के बाद जिस तरह से हो हल्ला मचा था, हंगामा मचा था, उसके बाद जब रिया को जमानत हो गई, अब जो है जो केस बनाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उनके जो बाकी के एक्म्प्लिस हैं, जो बाकी के लोग उस मामले में आरोपी हैं, तो अब उनका ट्रायल चलेगा और जो तमाम चार्जेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से लगाए गए हैं, उनकी एक तरह से जुडिशियल स्क्रूटनी होगी और ट्रायल के दौरान ही जो एक एक चार्जेस जब फ्रेम किए जाएंगे, ट्रायल के दौरान ही बात स्पष्ट हो पाएगी कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके लिए किस तरह के सबूत हैं, कितना पुख्ता सबूत हैं जो कि अदालत के सामने रखे जा रहे हैं और अदालत किस तरह से उस एविडेंस को अप्रिशिएट करती है। जहां तक आर्यन खान का मामला है, तो आर्यन खान के सिलसिले में देखिए दोनों ही पक्षों ने जबरदस्त दलीलें दी हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स कोट किए हैं, कई सारे लीगल पॉइंट्स रखे हैं और इनको समराइज करने में वक्त लगेगा। अब ये देखना होगा कि 20 तारीख को जब अदालत फिर से एक बार बैठती है तो उस दौरान क्या अदालत सीधे ऑपरेटिव पार्ट ऑर्डर का सुना देती है कि बेल ग्रांटेड या रिजेक्टेड, या फिर वो पहले पूरे ऑर्डर की समरी टाइप करवाती है और आखिर में ऑपरेटिव पार्ट सुनाती है कि बेल ग्रांट किया गया, रिजेक्ट किया गया। ये काफी अहम है क्योंकि इसी बात पर निर्भर करता है कि अगर आर्यन खान को जमानत मिलती है तो कागजात तैयार होकर उन्हें जेल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अगर उस शाम को 20 तारीख की शाम को 5 बजे के पहले तक अगर ऑर्डर की कॉपी पहुंच जाती है तो 20 तारीख को निकल सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी तो ऐसी स्थिति में फिर उन्हें अगले दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जाना होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और वहां पर 2 से 4 दिन का समय लग सकता है उनकी अर्जी पर सुनवाई होने के लिए। तो अभी कम से कम मैं कहूंगा कि 6 दिन का वक्त तो आर्यन खान को इसी जेल के भीतर बिताना होगा। मैं बता दूं जेल के जो बैरक्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं में से पीछे की तरफ के कोई बैरक हैं जहां पर आर्यन खान और उनके बाकी के साथियों को यहां रखा गया है। बीते शनिवार को आर्यन को यहां पर लाया गया था, एनसीबी के अधिकारी यहां छोड़ने आए थे। जब एनसीबी की कस्टडी खत्म हो गई थी उसके बाद जुडिशियल कस्टडी के तहत आर्यन खान को इस आर्थर रोड जेल में पहुंचाया गया है। क्योंकि कोविड को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं, कोविड के नियमों के मुताबिक जो भी कैदी जेल में आता है पहले उसे आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं। तो आज तक आर्यन खान और उनके साथियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, उनका फिर से एक बार कोविड टेस्ट करवाया गया है और कोविड टेस्ट के बाद जब उनकी रिपोर्ट बताया जाता है कि नेगेटिव आई है, अब उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा बाकी के कैदियों के साथ। और जहां तक जेल के अंदर के रहन सहन की बात है तो शुरुआत के जो 2 दिन हैं ये बताया जाता है कि आर्यन खान को जेल की लाइफस्टाइल से एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी और वो जेल का खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन अब जो बता रहे हैं सूत्र की जेल का खाना खाना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा उन्हें कुछ पैसे भी दिए गए थे, उन पैसों से इन्होंने कूपन खरीदा है। जेल के अंदर जो लेन देन होता है वो कैश में नहीं होता है, उसके लिए कूपन सिस्टम यहाँ पर चलता है और उस कैश के जरिए जो पैसों के जरिए उन्होंने कूपन खरीदे थे और कूपन से जेल की कैंटीन से उन्होंने कुछ सामान खरीदा है जैसे चिप्स या बिस्किट्स वगैरह, वो उन्होंने अपने पास ले रखा है। वो घर के कपड़े पहन रहे हैं, अपने साथ वो कपड़े लेकर आए थे। इसके अलावा जेल के भीतर सोने के लिए उन्हें चादर वगैरह दी गई है। तो एक छोटा सा बैरक है, उसी में आर्यन खान और उनके बाकी के साथियों को रखा गया है। रुमाना।
ठीक है, आप रहिए, मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। तो अब जनरल बैरेक्स जो है वहां पर आर्यन खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक आर्यन खान को जो सेल है, आइसोलेटेड सेल, वहां पर रखा गया था क्योंकि कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार था। और अब जब रिपोर्ट आ गई है और वो नेगेटिव आई है, अब जनरल बैरेक में आर्थर रोड जेल की शिफ्ट किया जाएगा आर्यन खान को। इस बीच जल्दी से जरा मृत्युंजय के पास चलते हैं। और मृत्युंजय, आर्यन खान के मामले की जब बात हो रही है बार बार, तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 का जिक्र किया जा रहा है। यह धारा 29 का जोड़ देना इस मामले में वो किस तरीके से आर्यन खान के लिए परेशानी का सबब है? देखिए रोमाना, मैं थोड़ा सा आपके पीछे जाना चाहूँगा जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हम रिया चक्रवर्ती के प्रकरण का जिक्र कर रहे थे। देखिए, रिया चक्रवर्ती के मामले में अभी ये कहना कि उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ये बहुत जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि एफआईआर नंबर 16/20 जो कि पिछले साल का एफआईआर है, जिसमें रिया चक्रवर्ती आरोपी बनाई गई थी, उस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 20,000 पन्नों की हार्ड कॉपी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 30,000 पन्नों की डिजिटल कॉपी के माध्यम से चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उसमें 27 जो लगाया गया था, उसके पीछे वजह थी। उसके पीछे वजह यह थी कि उन्होंने जो ड्रग्स खरीदा था शोविक चक्रवर्ती ने, उसका पैसे का लेन देन था। पैसे का जब लेन देन आता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आता है, उसके सबूत भी मिले थे कि शोविक चक्रवर्ती ने अपने मोबाइल से पेमेंट किया हुआ था। तो वहां 27 की धारा लग जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाता है, यहां मुश्किलें बढ़ जाती है। हालांकि एक विषय हुआ। अब हम बात कर लेते हैं आर्यन खान की। निश्चित तौर पर एनडीपीएस की धारा 29 है। एनडीपीएस की धारा 29 मतलब कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश। यहां सिर्फ आप एक कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहे हैं, एक ड्रग्स का आप सेवन कुछ ग्राम मात्रा में नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहां आप सेवन के अलावा दूसरों को भी देने वाले हैं, दूसरों को भी प्रभावित करने वाले हैं। आपके साथ में जो क्रूज पर यात्रा करने वाले हैं, जो गोवा या लक्षद्वीप की तरफ जाने वाले हैं, उनको भी आप ड्रग्स देने वाले हैं। ऐसे पर एनडीपीएस की धारा 29 लगाई जाती है। और यहां पर दो बातों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। पहला, कबूलनामा। जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी आर्यन खान की और अरबाज मर्चेंट की, दोनों ने कबूलनामा दिया था कि हाँ, ये ड्रग्स हमारा ही है, मेरे जूते में छिपाया गया है, जूते में चरस है, और जब जांच की गई तो चरस मिला। यहाँ पर उन्होंने कबूलनामा दिया था कि हमें पता है कि हमने क्या गुनाह किया है, जिसके आधार पर एनसीबी हमें गिरफ्तार करने जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोबाइल को लिया गया, मोबाइल के व्हाट्सएप चैट रिकवर किए गए, मोबाइल चैट को पूरी जानकारी हासिल की गई। उसमें स्पष्ट तौर पर बात की बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स लाने की, यानी आपस में बातचीत हो रही है कि इस क्रूज पर और भी ज़्यादा हार्ड ड्रग्स लाए जाए ताकि हमें काफी दिनों तक रहना है। तो हम हार्ड जो बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स होगा उसका हम सेवन करेंगे या वितरित करेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट में व्हाट्सएप चैट को दिखाया गया, पढ़ा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये दो बातें भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं आर्यन खान की। इसीलिए यहां पर एनडीपीएस की धारा 29 लगाई गई है। कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है, और इसमें 15 से 20 लोग जो भी हैं, इन सबको एक ग्रुप के रूप में देखा जा रहा है, यहाँ इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखा जा रहा है। और इसीलिए आर्यन खान के पास से भले ड्रग्स बरामद ना हुआ हो, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी के ये बात रखी है कि साहब तमाम जो आरोपी हैं उनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी के भी मसले को आप अलग करके देख नहीं सकते हैं। ये मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और एमईए से भी इस मामले के बारे में जानकारी एनसीबी की तरफ से दे दी गई है, दखल देने की बात कही गई है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आर्यन खान 20 अक्टूबर को आएगा आर्यन की जमानत पर फैसला। फौरन लौट रहे थे, आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, क्या यह माना जाए कि 20 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा या और टल भी सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर रोमाना 20 तारीख को फैसला आ जाएगा। बस ये देखना है कि समय कितने बजे का निर्धारित होता है। क्या सुबह 11-12 बजे का समय निर्धारित होता है या 2 बजे का समय निर्धारित होता है? अब इसमें यह भी देखना होगा कि जज साहब क्या ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं या फिर पूरा जो ऑर्डर है वो डिक्टेट करते हैं। कोई भी प्रक्रिया हो उसमें आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त लग जाएगा। अगर सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें कम समय लगेगा, अगर ऑर्डर डिक्टेट करते हैं तो उसमें 1 घंटे का समय लग जाएगा। यानी कि 20 तारीख को निश्चित हो जाएगा कि क्या आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। ये 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट तो सुबह के ही समय चलने वाला है। और जब भी फैसला आएगा, अगर पक्ष में आता है आर्यन खान के, तो यहाँ से उनके वकील जो जमानत के पत्र है वो लेकर जाएंगे आर्थर रोड जेल के, वहाँ पे पेटी में डालेंगे और वहाँ 1 घंटे की प्रक्रिया लगती है और फिर जेल से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए, उनके पक्ष में आना चाहिए। आपको बता दें कि 20 तारीख का समय रखा गया है, तारीख रखा गया है। समय अभी तक नहीं बताया गया है, पर निश्चित तौर पर 20 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे खान परिवार के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए, आर्यन खान के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास गुप्ता जी, जितेंद्र दीक्षित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। 20 अक्टूबर को आ सकता है आर्यन खान की जमानत याचिका जो लगी हुई है, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, उसका फैसला। एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। आज उनकी सेहत का हाल जानने राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद, पहुंचे दिल्ली के एम्स अस्पताल। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह को
बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राहुल गांधी डॉक्टर से बातचीत करते हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेहत के बारे में जानकारी लेते हुए। एम्स जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत के बारे में जाना राहुल गांधी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।